Greetings to everyone. Today we are going to start our last unit of semiconductor device, that is named as transistor as an amplifiers. Okay, एक CRO का टॉपिक और रहता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो यूनिट वैसे तो यूनिट सेकंड में दे रखा है, लेकिन सभी बुक्स में भी वैसे लास्ट में है वो. तो इट इज़ एन जस्ट एन not related topic to the transistors, so we will discuss in the later part. आज हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर को डिस्कस करने वाले हैं. यूनिट 3 है आपकी ये. ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ये यूनिट थोड़ी सी और टिपिकल होती चली जाएगी जो अब तक हमने स्टडी करा है. यानी पहले हमने डायोड को स्टडी करा सिंपल, उस डायोड में फिर हमने जीनर डायोड को बनाया, फिर हमने एलईडी को बनाया था, ठीक है, जिसमें से लाइट एमिट होती है. फिर हमने एक फोटो डायोड बनाया जिस पर लाइट फॉल कराने से वो काम करता है. फिर उसके बाद हमने जो है एक सोलर सेल बनाया. सोलर सेल का सिंबल शायद हम भूल गए थे. फिर उसमें हमने रेक्टिफायर्स को यूज़ करा. फिर हमने रेक्टिफायर के बाद ट्रांजिस्टर को डिस्कस करा था. अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है, वो देखना है कैसे करता है. ठीक है, पहले एम्पलीफायर देखते हैं क्या होते हैं, उसके बाद इनको हम डिस्कस करेंगे. Amplifiers. The device which increase the amplitude of weak signal. Electric signal. Weak electric signal are called amplifiers. यानी कि ऐसे डिवाइस जो हमारे वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बढ़ा देते हैं, एम्पलीट्यूड में इंक्रीज कर देते हैं, उनको हम एम्पलीफायर कहते हैं. जैसे एक ब्लॉक डायग्राम है हमारा, ये एक एम्पलीफायर है, ठीक है. इसमें हमने कोई सिग्नल प्रोवाइड किया लाइक दिस, एक इलेक्ट्रिक वीक सिग्नल दिया. तो जब हम इसके आउटपुट में देखेंगे, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, तो ये सिग्नल जो है एम्पलीट्यूड में बढ़ करके हमें मिलेगा लाइक दिस. यहाँ भी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया पॉजिटिव साइकिल के अंदर भी, और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर भी इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होगा. तो ऐसे सिग्नल जिसमें हम वीक सिग्नल अप्लाई करें और वो बाहर आकर के बड़े सिग्नल्स में चेंज हो जाएं, तो वो हमारे एम्पलीफायर्स होते हैं. अब जो एम्पलीफायर्स होते हैं वो बेसिकली ट्रांजिस्टर से ही बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर ही होते हैं एक्चुअल में, ठीक है. उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है. आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, जब आप कोई ऑडियो साउंड लगाते हैं तो कहते हैं एम्पलीफायर लगा दो इसका. एम्पलीफायर का मतलब उसकी साउंड को वो थोड़ा सा और इंक्रीज करके देना शुरू कर देते हैं, ठीक है. ऐसे ही करंट के एम्पलीफायर्स होते हैं हमारे पास, वोल्टेज के एम्पलीफायर होते हैं हमारे पास, ऐसे पावर के एम्पलीफायर्स होते हैं हमारे पास, साउंड एम्पलीफायर्स. तो डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स होते हैं. इनमें से हम जो डिस्कस करेंगे वो वोल्टेज का एम्पलीफायर होने वाला है, ठीक है. तो पहले ये देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर किस तरीके से काम करता है. जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं हमारे एम्पलीफायर्स के। एक होता है कॉमन बेस, दूसरा होता है कॉमन एमिटर और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर। ये एम्पलीफायर की तरह कम यूज़ होता है। इसका दूसरा नाम एमिटर फॉलोअर भी है, एमिटर फॉलोअर। ठीक है, तो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। 3 तरह से ही कनेक्ट कर सकते हैं हम, और इस वजह से हम उनको एज एन एम्पलीफायर ये कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन बेस एम्पलीफायर क्या होते हैं। एग्ज़ाम में आपसे कॉमन बेस पीएनपी पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में आपसे एनपीएन भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो एक मैं पीएनपी डिस्कस कर रहा हूँ और दूसरा हम एनपीएन डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाएं, लेकिन आपने प्रैक्टिस दोनों की करनी है। कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये शायद आपने थोड़ा बहुत इसमें 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर जो है एज एन कॉमन बेस एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम जैसा ट्रांजिस्टर का था बिल्कुल उसी तरीके से रहने वाला है। इसमें मेन चीज़ सर्किट डायग्राम ही होती है पूरे डायग्राम में, पूरे क्वेश्चन के अंदर। कॉमन बेस है तो बेस को नीचे ले लिया हमने, ये एमीटर, ये आपका कलेक्टर, और पीएनपी है पिन, पिन का मतलब इनवर्ड एरो। ठीक हो गया। तो ये एमीटर, बेस और कलेक्टर, पी, एन और पी। जो कॉन्फ़िगरेशन हमने डायग्राम हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए किया था लगभग उसी तरीके से है। सिर्फ एक चेंज रहेगा इसमें कि हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं देंगे वो आउटपुट हमें नहीं देने वाला है। ठीक है, हमने वीक सिग्नल को बढ़ा करके आगे देना है। जब हम थोड़ा सा सिग्नल देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को जो है वो बढ़ा देगा। तो अब हम देखते हैं, तो ये हमारा जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है हमेशा, और इसको हम फॉरवर्ड बायस की तरह ही काम करवाएंगे। यहाँ पर हमने इनपुट के लिए जगह छोड़ दी और इस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होता है बेस और कलेक्टर का। तो यहाँ पर हमें आउटपुट लेनी होती है और आउटपुट हमेशा लोड रेजिस्टेंस लगा करके ली जाती है। तो ये एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RL, और फिर हमने इसको बायसिंग दे दी, P को नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, क्योंकि रिवर्स बायस ज़्यादा वोल्टेज की होती है तो हमने इसको हाई वोल्टेज दे दिया। दिस इज माइनस प्लस। अगर हम इन दोनों के बीच की वोल्टेज मेज़र करते हैं देन इट इज़ VCB, अदरवाइज इसको हमने क्या लिखा था, VCC। ऐसे ही जब हम इन दोनों के बीच की वोल्टेज को मेज़र करते हैं देन VEB, अदरवाइज इसको हमने लिखा था VEE। ठीक है, बुक में भी शायद ऐसे ही लिखा होगा, मोस्टली सभी में यही है। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं, तो आउटपुट हमारी यहाँ पर जाएगी V आउट। इनपुट सिग्नल हमने देना है, और हम वोल्टेज के एम्पलीफायर की हम बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है एक चीज़ बेसिक, कि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है सर्किट में, ठीक है, बी केयरफुल अबाउट दिस, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, वहाँ करंट लेस कम होता चला जाएगा, लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। ये ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू तो कम है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा उसके अक्रॉस।
ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमारे साथ इसमें भी होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कि किस तरीके से हमने इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड करना है और वो आउटपुट हमें देगा। लेट अस सपोज हमने अब तक कोई इनपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करा है और इनको आपस में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अभी क्या बताया मैंने, इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट कर रखा है। व्हेन नो AC वोल्टेज इज अप्लाइड, नो AC वोल्टेज इज अप्लाइड, जब हमने कोई भी AC वोल्टेज अप्लाई नहीं की है, कहाँ पर, टू इनपुट सर्किट, देन वोल्टेज ड्रॉप across लोड रेजिस्टेंस RL इज, यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की, तो यहाँ पर अब एक चीज़ और रह गई हमारी, डायरेक्शन करंट की बना लेते हैं। ये एमीटर करंट, ठीक है, ये बेस करंट और ये आपका कलेक्टर करंट। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, वो V इज इक्वल टू IR फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, I इंटू R, और करंट है IC, रेजिस्टेंस है RL। तो ये वोल्टेज ड्रॉप है जब हम यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं इनपुट के अंदर। ठीक है, इनको हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है, तब ICRL V के बराबर होगा। ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया कब, जब हम कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं। और जब हम कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज कितनी हो गई, देन आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय, आउटपुट वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज इन दोनों के बीच पॉइंट में, या तो इसको नाम दे दो VCB, यही वोल्टेज है ये, इन दोनों पॉइंट्स कलेक्टर और बेस की वोल्टेज, या इसको V आउट लिख सकते हैं आप। ठीक है, या तो इसको VCB लिख दो, कुछ बुक्स में हो सकता है VCB हो, हम इसको V आउट लिख रहे हैं, दोनों ही सेम थिंग्स हैं। दिस इज इक्वल टू, अब ये वोल्टेज ड्रॉप तो है किसके क्रॉस, इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस है, और यहाँ पर क्या है हमारा माइनस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, माइनस VCC प्लस ICRL। किरचॉफ्स लॉ लगा दिया हमने यहाँ पर, आउटपुट के इस डायग्राम के अंदर हमने, इस लूप के अंदर हमने किरचॉफ्स लॉ से V आउट को लिख दिया है। ठीक है, जनरली आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। इसका तरीका थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से हो रहा है, तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। ठीक है, तो ये वोल्टेज माइनस की ऑलरेडी है, तो ICRL तो हो गया प्लस माइनस प्लस का, और ये हो गया माइनस का। अगर ऊपर माइनस है तो VCC माइनस का रहने वाला है, अगर ऊपर प्लस है, यहाँ पर प्लस होता तो ये प्लस का होने वाला है। ठीक, तो किरचॉफ्स लॉ लगा करके हमने इस वोल्टेज को लिख दिया है, और यही वैल्यू हमें अब इसको एम्पलीफायर बनाने में काम में आने वाली है, यानी ICRL माइनस के VCC, इसको प्लस माइनस आगे पीछे हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं। अभी तक कोई सिग्नल नहीं था, अब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड कर दिया है, एंड द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज प्रोवाइडेड इनटू द इनपुट सिग्नल। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट सिग्नल में गया तो ये पॉजिटिव है और ये भी बैटरी का पॉजिटिव है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ मिल करके वोल्टेज को बढ़ा देगा। वोल्टेज बढ़ते ही एमिटर करंट बढ़ जाएगा। IE एज पॉजिटिव हाफ साइकिल is fed into input
VEE इंक्रीजेस, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से मैच होगा, एंड इसकी वजह से IE इंक्रीज हो जाएगा, एमिटर करंट इंक्रीज होगा। और जनरली एमिटर करंट किस फॉर्मूले से हम लिखते हैं, IE अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू IC। जैसे IE इंक्रीज हुआ, देयरफॉर IC विल इंक्रीज, IC भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही IE इंक्रीज हुआ एमिटर करंट, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। IC इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये फैक्टर पूरा का पूरा बढ़ता चला जा रहा है, यानी पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और जब पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है तो आउटपुट में पॉजिटिव का रिजल्ट और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और जब आउटपुट में पॉजिटिव का रिजल्ट बढ़ता चला जाएगा तो इस बार जब हमें आउटपुट मिलेगा तो वो पहले से ज़्यादा और पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज IC इंक्रीजेस एंड द वोल्टेज ड्रॉप IC इंटू RL, ये फैक्टर इंक्रीज होगा। और इस फैक्टर के इंक्रीज होने से, पॉजिटिव फैक्टर इंक्रीज होने से आउटपुट में पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम नेगेटिव फैक्टर को फीड करते हैं इसके अंदर, IC विल इंक्रीज, इसकी वजह से क्या इंक्रीज हुआ, IC RL इंक्रीजेस and hence output voltage becomes more positive, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल को फीड कराते हैं इनपुट के अंदर, एज द नेगेटिव हाफ साइकिल इज फीड इनटू द इनपुट सिग्नल। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को कम कर देगा। नेगेटिव के आने से VEE डिक्रीज हो जाएगा और VEE के डिक्रीज होने से एमिटर करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एमिटर करंट का सीधा इफेक्ट कलेक्टर करंट पर होता है, और एमिटर करंट डिक्रीज हुआ तो कलेक्टर करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। और जब कलेक्टर करंट डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब पॉजिटिव फैक्टर कम होता चला गया। और जब पॉजिटिव फैक्टर कम हो गया तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा आती चली जाएगी, क्योंकि माइनस VCC है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस की वैल्यू बढ़ गई तो हमें आउटपुट के अंदर नेगेटिव और ज़्यादा इफेक्ट के साथ मिलता चला जाएगा, लाइक दिस। यानी जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को फीड किया तो वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती चली गई, एंड व्हेन वी हैव टू फीड द नेगेटिव हाफ साइकिल इनटू द input signal, then we get the negative half more increasing. That's why we can say that हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाया यहाँ, लेकिन इसने छोटे से सिग्नल को और ज़्यादा इंक्रीज करके हमें दे दिया है। So we can say that this common base transistor act as an amplifier. ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को। अब मैंने तो PNP के लिए इसको डिस्कस किया है, एज ए होमवर्क आपने NPN इसको डिस्कस करके देखना है, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखना है तो किरचॉफ्स लॉ, ये किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर प्लस माइनस में गलत लिख दिए तो रिजल्ट वेरीफाई नहीं हो पाएगा आप लोगों को। सो इन द नेक्स्ट कॉमन बेस के बाद हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। PNP था, अब इसको NPN के लिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर as an amplifier,
अब इसको हम डिस्कस करने वाले हैं NPN, ताकि आपको दोनों ही इक्वेशंस अच्छे ढंग से समझ में आ जाएं और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ये, और जब कॉमन एमिटर की बात आती है तो हम एमिटर को नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ बेस, दिस इज़ कलेक्टर एंड दिस इज़ एमिटर। कई बार कुछ जो हैं स्टूडेंट बनाते हुए इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, यहाँ दोनों को वी बना देते हैं। वी शेप नहीं बनानी है इसकी, ठीक है, ये अलग रखना है, इसको अलग रखना है, गैप होना चाहिए बीच में। और हम NPN बना रहे हैं तो एरो सिंबल बाहर की तरफ आ जाता है, अंदर नहीं रहता, पिन नहीं है वो। N and this is PN, एमिटर, बेस एंड दिस इज कलेक्टर। ठीक है, अब इसको हम प्रोवाइड करते हैं सिग्नल। यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने वाले हैं, जगह छोड़ दी। और इस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस, तो P को मिलना चाहिए पॉजिटिव, N को मिलना चाहिए नेगेटिव, एंड वी हैव प्रोवाइड द वोल्टेज। यहाँ पर आउटपुट हमने लेनी होती है, तो रेजिस्टेंस लगा करके आउटपुट लेते हैं हम, RL। अब इस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस करना है, N को क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। रिवर्स वोल्टेज हमेशा ध्यान रखें फॉरवर्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ एक सेल है, यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज़ प्लस माइनस, इसको हम नाम देते हैं कलेक्टर VCC। अब ये बेस पर है तो इसको VEE की बजाय VBB नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड करना है, दिस इज़ योर इनपुट सिग्नल, और ये आपकी आउटपुट वोल्टेज हो गई है इन दोनों के बीच में। दिस इज V आउट। क्लियर, लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस। अब इसकी वर्किंग ध्यान से देखते हैं। जब हमने कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं करा है, व्हेन देयर इज नो AC signal is fed into the input, जब हमने कोई इनपुट सिग्नल AC का नहीं दिया है, ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, जैसे हमने उसको लिखा था। ठीक है, द वोल्टेज ड्रॉप across load resistance कितनी होगी, IC इंटू में RL, V इज इक्वल टू IR। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप को हम प्लस, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब देखो इस केस में यहाँ प्लस और माइनस आ गए, और यहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है, ये प्लस से शुरू हो रहा है। इस केस में यहाँ पर क्या था हमारे पास, प्लस माइनस और माइनस से ही शुरू हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन उसी फॉर्मूले से चेंज हुई। अगर यहाँ ऊपर माइनस है तो VCC माइनस का रहेगा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो VCC प्लस का रहेगा। देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज according to Kirchhoff's law is given by V out लिख सकते हैं इसको, या इसको हम इन दोनों के बीच की वैल्यू, और ये दोनों वोल्टेज कौन सी है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL। इक्वेशन चेंज हो गई है। ठीक है, अब जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो ये प्लस का है, और इसमें से इसको माइनस करने के बाद मिलने वाली है। ठीक है, अब इस सारी इक्वेशन के ऊपर हमारा जो है एम्पलीफायर की वर्किंग बेस्ड है। लेट अस सी हाउ दिस कैन बी वर्क। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल फेड करेंगे इनपुट के अंदर,
तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही फेड किया तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को मिल जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से अब बेस करंट है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन बना लेते हैं, IB, दिस इज एमिटर करंट IE एंड दिस इज कलेक्टर करंट IC। तो बेस करंट बढ़ जाएगा when the positive half cycle is fed into the input signal, IB is increases। और जब बेस करंट बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन IE दिस इज इक्वल टू IB प्लस IC। जब बेस करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब चार्ज कैरियर्स क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन को, चार्ज कैरियर जब क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन को तो इसका मतलब कलेक्टर करंट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा, ठीक है, आप एक तरीके से यूँ भी कह सकते हैं व्हेन द पॉजिटिव साइकिल इज फेड इनटू द इनपुट, पॉजिटिव मेक्स मोर पॉजिटिव एंड एमिटर करंट इंक्रीजेस। और एमिटर करंट जब इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, और अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये फैक्टर इंक्रीज होगा। और इस फैक्टर का इंक्रीज होने का मतलब है माइनस का फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और जब माइनस का फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है देयरफॉर वी गेट द आउटपुट बिकम्स मोर, नॉट मोर पॉजिटिव, बिकम्स मोर नेगेटिव। इसका मतलब उल्टा हो गया काम इसके अंदर। जब हमने पॉजिटिव साइकिल को फीड किया, एमिटर करंट इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ, और कलेक्टर करंट इंक्रीज होने से ये फैक्टर इंक्रीज हुआ, मतलब माइनस का फैक्टर इंक्रीज हुआ, और माइनस का फैक्टर इंक्रीज होने का मतलब वोल्टेज हमें नेगेटिव फैक्टर के अंदर ज़्यादा मिलती चली जाएगी। और जब ये ज़्यादा हमें मिलेगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो वैल्यू हमें नेगेटिव में ज़्यादा मिल रही है। अब उल्टा करके देखते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल को फीड कर दिया इनपुट के अंदर। व्हेन द नेगेटिव हाफ साइकिल इज फीड इनटू द इनपुट सिग्नल, दिस नेगेटिव becomes meets to the positive and the voltage become less, and when the voltage become less, emitter current decreases, emitter current decreases, so collector current will decreases। और अगर कलेक्टर करंट डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का फैक्टर कम हो करके पॉजिटिव फैक्टर बढ़ता चला जा रहा है, एंड व्हेन द पॉजिटिव फैक्टर इंक्रीजेस सो द आउटपुट विल बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव, and when the output voltage becomes more positive then now you can see that when the negative is fed into the input signal, we get the output voltage is amplified into the positive signal, or we can say that in common emitter configuration the output voltage is out of phase by 180 degree with input, or we can say it rotates the input by 180 degree। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 180 डिग्री के फेज के साथ मिलेगा ये। आप यहाँ आउट ऑफ फेज की बजाय इसको लिख सकते हैं फेज डिफरेंस बाय फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सिग्नल्स को चेंज करके हमें आउटपुट के अंदर दे देता है, ठीक है। अब ये तो बात हुई हमारे किसकी, वर्किंग की, ठीक है। ध्यान रखना है अब इसके ऊपर ही सारा खेल है। अगर ये आपने सही लिखा तभी इसको एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे आप सही ढंग से। अब इसके बाद हमारे कुछ जो है एम्पलीफायर के साथ साथ टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। तो उनको जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।